हमारे देश में पौने 500 टीवी चैनल्स हैं, सारी भाषाओं के मिला के, और पौने 500 में 4-5 ग्रुप छोड़ के सब घाटे में हैं। इनमें 80% तक का रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है आजकल। रेडियो रवांडा तो बहुत एक छोटे समय में, एक बहुत छोटे इलाके में, बहुत छोटी आबादी में हुआ था। हमारा जो ये गोदी मीडिया है, इसमें तो जाने कितने रेडियो रवांडा इनकी जेब में चल रहे हैं। सिर्फ उन्होंने अपना रवैया बदला है, तो मेरा ख्याल है वो एक वार्निंग दे रहे हैं कि हमसे सेटल करो। इसमें आगे बढ़ने और नंबर 1 बढ़ने के लिए झूठी खबरें चलाने का और झूठी संभावनाएं पैदा करने का जो अपराध ये लोग कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बहुत कठिनाई में है। जैसे इस देश के अल्पसंख्यक बहुत कठिनाई में है, बहुत उद्वेलित है, बहुत बेचैन है, और वो इस तरह के कार्यक्रमों की ओर भागता है। हमको, आपको, सबको सुनना इसलिए पसंद करता है कि उसको लगता है कि यहाँ शायद हमारे लिए कोई आशा की किरण इनके कार्यक्रमों में मिले। अगर हम उसकी इस भावना का एक आखेट करें और उसके साथ झूठ बोलकर धोखा करें, उसे कुछ झूठी संभावनाएं दिखाएं, क्योंकि वो इस सत्ता से बचना चाहता है। एप्स्टीन फाइल पर जो 19 तारीख के लिए मीनार, कुतुब मीनार खड़ा किया गया था, वो पता चला कि वो पहले एक मंजिल का भी मामला नहीं था और उसे कुतुब मीनार बताया जा रहा था। और नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जो हर हफ्ते हम वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह के साथ बात करेंगे, और वो बात तमाम तरह की चीजों पर हो सकती है, क्योंकि शीतल जी घूमते रहते हैं और दुनिया जहान पर नजर रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, और जो सोशल मीडिया है उसको लेकर के। तो पहले शीतल जी का स्वागत करते हैं। अरे नहीं, शीतल जी, आपका स्वागत है। प्रणाम पहली आपको बार और बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया जी। जी, तो आज मीडिया पर बात करते हैं। पिछले 2-3 महीने से अगर हम देखें, तो पहले तो नीतीश कुमार और बहुत सारे, चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस को लेकर के भी कि अब प्रियंका गांधी कुछ हो जाएंगी, राहुल गांधी को ये हो जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, तमाम तरह की चीजें। और 19 तारीख को तो गजब ही था, उससे पहले जिस तरह का बिल्डअप किया गया था एप्स्टीन फाइल्स आने से पहले। जी जी। तो और अभी भी इस समय नीतीश कुमार को लेकर के सुबह शाम खबरें आ रही हैं कि आज ऐसा हो गया, इनके एमएलए टूट गए, उनके आ गए, और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। और याद करिए, आज तो अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, उससे पहले भी कल से जिस तरह की चीजें शुरू हुई थी। तो एक चीज तो ये सोशल मीडिया वाली है, और दूसरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़े बहुत कहीं ऐसे संकेत दिखाई देते हैं कि जो बड़े चैनल्स हैं, बड़े जर्नलिस्ट और मालिक हैं, वो अपना सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो उनकी जो रिपोजिशनिंग है, ये स्ट्रेटजिक है, उनका विवेक जाग गया है, या जो जो एक प्रेशर जहां से हुआ करता था, वो प्रेशर खत्म हो गया और नए तरह के कॉम्पिटिशन शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो एडिटोरियल एक विवेक की जरूरत है, उसका इस्तेमाल होने लगा है शायद। इन दोनों चीजों को मिला करके बात करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि, और दर्शकों को भी हमें लगता है अच्छा लगेगा, ये चल क्या रहा है। जो सोशल मीडिया के बारे में, जो मीडिया इस तरह से शुरू हुआ कि हमको मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह के विचारों को, इस तरह की बातों को स्पेस नहीं मिलता है, डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़ा होना है, संविधान के साथ खड़ा होना है, और आज वो एल्गोरिदम के दम पर खड़ा चल रहा है और सारी चीजों को, इससे तो संविधान और लोकतंत्र बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। नहीं नहीं, आपने बहुत प्रासंगिक और जरूरी सवाल उठा रहा है, और चूंकि आप अपने पत्रकारिता के क्रम में हमेशा आंकड़ों पर काफी सीरियस काम करते हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है। और ये बल्कि सारे नए पत्रकार मित्रों से, जो नौजवान हैं, मैं कहूंगा कि ये अध्यवसाय अपने जीवन में जरूर डालें कि तथ्यों के मामले में निष्पक्ष ही नहीं, सही होने की कोशिश करें। निष्पक्षता तो क्या होती है, वो तो सापेक्ष ही चीज है, लेकिन आप सही तो होने की कोशिश करें, वही आपकी निष्पक्षता है दरअसल वो। और अगर आप वो ऐसा नहीं करते, तब आप वो सापेक्ष नहीं हो सकते, तब आप गड़बड़ी हो सकते हैं। तो एक तो ये बात है राजेंद्र जी की। तो हम लोग आंकड़ों से ही शुरू करते हैं।
हुआ ये है बॉस कि ये जो मीडिया है हमारा डिजिटल मीडिया, इसने रेवेन्यू के मामले में पिछले 2 सालों से टेलीविज़न से आप कह सकते हैं टेलीविज़न को पछाड़ दिया। हमारे यहाँ सारा जो रेवेन्यू एडवर्टाइज़मेंट का है, किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल पर, किसी भी अखबार में सब पौने 2 लाख करोड़ के आस-पास का टोटल है। जी। मोटा-मोटा 2, 4, 5 लाख इधर-उधर हो सकता है, सालों के अनुसार बदलता रहता है। इसमें अब जो ये डिजिटल मीडिया है, इसने करीब 95 लाख करोड़ का ढाँचा जो है तोड़ दिया है, उससे आगे बढ़ गया है। यानी आधे से ज़्यादा तक ये पहुँच चुका है और पिछले 2 वर्षों में ये बड़ी तेज़ फलांग लगा रहा है। जैसे इसने पहले टेलीविज़न को बीट किया और अब तो वो पूरा आधा से ज़्यादा सेक्टर की ओर बढ़ रहा है और सारी दुनिया का अध्ययन बता रहा है कि सारी दुनिया में तो ऑलरेडी ये 60-62% जा चुका है और भारत भी में भी वही धारा है क्योंकि हम कोई आर्थिक रूप से उसी सब से संबद्ध हैं। अब जो कुछ जगहों पर ये सब परिवर्तन आ रहा है, वो ये है कि जब फ्लैश कम होता है, तो जो लोग उस पर निर्भर हैं, उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हमारे जो चैनल हैं, एक बार पंकज पचौरी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मीडिया सलाहकार रहे और इंडिया टुडे में वो अंग्रेजी में थे उस ज़माने में जब मैं हिंदी में गया था और वो हमारे समकालीन और मित्र हैं और हमारे कार्यक्रमों में कभी-कभी आते हैं सत्य हिंदी पर। आर्थिक विषयों पर ही अच्छी बातचीत होती है। तो पहले मैं एनडीटीवी में आर्थिक विषय पर एक कार्यक्रम करते थे, तो एक आध बार उन्होंने मुझे भी मौका दिया था। तो अब मैं उनको बुलाता हूँ तो उन्होंने बड़े अच्छे आंकड़े कुछ बताए। मैं उसका आजकल बहुत प्रयोग कर रहा हूँ। हमारे देश में पौने 500 टीवी चैनल्स हैं, सारी भाषाओं के मिला के और पौने 500 में उन्होंने बताया 4-5 ग्रुप छोड़ के सब घाटे में हैं। ये और इनमें 80% तक का रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है आजकल। तो इसलिए हमने ये मीडिया का जो स्वरूप देखा और हम चौंके और हम परेशान हुए पिछले 11-12 सालों में खासकर और हमें मतलब समझ में नहीं आया और गोदी मीडिया नाम का टर्म जो है वो बिल्कुल उछल के सबके मन में अंकित हो गया और ये बहुत प्रचलित भी हुआ। इस सब की मिली-जुली वजह यही है कि ये जो इनकी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल जो है सरकारी विज्ञापन की ओर केंद्रित हो गया और ऐसी सरकारें जैसे इस समय है, जो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती हैं और अगर पैसा देती हैं तो फिर उसका मूल्य वसूलती हैं और उसके लिए उनके पास बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो उस सब से क्या हुआ कि ये एकदम हमने जैसा वो कहावत है कि जिसको कहा गया था झुकने के लिए वो रेंगने लगा। जी। तो और अब तो रेंगने के अलावा उल्टा हो गया, ये उधर से अल्सेशियन बन के काटने लगा विपक्ष को जी। और तथ्य को और सत्य को और आंदोलनों को, नागरिकों को, उन पत्रकारों को जो कोशिश कर रहे थे पत्रकारिता के इस मतलब इस बाढ़ में भी जिंदा रहने की, उन जी। सबको काटने लगा वो। तो ऐसा मीडिया बन गया, जैसा मीडिया रेडियो रवांडा तो बहुत एक छोटे समय में, एक बहुत छोटे इलाके में, बहुत छोटी आबादी में हुआ था। हुँ। हमारा जो ये गोदी मीडिया है, इसमें तो जाने कितने रेडियो रवांडा इनकी जेब में चल रहे हैं। इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। तो हाँ। आपने जो कार्यक्रम रखा है, जो उसमें जो बिना नाम लिए आपने केंद्रीभूत किया है जिन सज्जन को, उनकी भी समस्या यही है कि हुआ ये कि पुतिन साहब आए, उनको और उन जैसे बहुतों को ये लगता है कि वो इस सरकार के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है कथित, उस कुर्बानी का मूल्य सबसे बड़े पहले उन्हीं को ऑफर होना चाहिए। उन लोगों हुँ। को ये लगता है। जो मूल्य उनको मिल रहा है उससे वो असंतुष्ट है। 2 घटनाएँ हुई ऐसी कि पुतिन साहब भारत आए और पहली बार ऐसा हुआ कि पुतिन साहब के लिए भारतीय मीडिया को मौका दिलाया गया उनका साक्षात्कार करने का। जी। अब ये मौका हमारे देश में इंडिया टुडे ग्रुप ने आज तक में इस्तेमाल किया। एक तो ये उनकी खटाई की वजह है कि उनको इसके लिए उनको लगता था कि एक तो वो अंग्रेजी भाषा के अपने को ये समझते हैं कि उनसे बेहतर कोई पत्रकार नहीं है और जी। उनकी सामर्थ्य जो है इस क्षेत्र निश्चित तौर पर वो अपने पेशे के लिहाज से पेशागत कुशलता उनमें बहुत अच्छी है, इसको स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज नहीं। जी। अब वो किसकी ओर से उसका प्रयोग करते हैं और किस सीमा तक चले जाते हैं, वो बात एकदम अलग है। तो उनको एक तो ये कठिनाई हुई, दूसरे नहीं, उनको दूसरी एक समय शीतल जी मैं खुद जब टाइम्स नाउ पर उनके प्रोग्राम आते थे, रात को 10 बजे के आस-पास आता था, जी, आई आई ऑलवेज़ मेड इट अ पॉइंट कि उस प्रोग्राम को मिस नहीं करना है।
नहीं, उससे भी पहले जब वो एनडीटीवी में बैठते थे एनडीटीवी ना, में भी जी। तो वो इतने प्रतिभाशाली नजर आते थे कि राजदीप और बरखा दोनों जो बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार रहे हैं, ये उनके जी, सामने बैठक में मतलब टीवी स्टूडियो में बैठ के संचालन करने में वो उस समय अव्वल दिखते थे। ये उनमें जी। था और बाद में टाइम्स नाउ में उन्होंने उसको साबित किया और लेकिन अब खैर, अब उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा ये झटका उनको ये लगा कि साहब एक एक प्रसार भारती ने एक पत्रकार महोदय को जिसको उन्होंने कार्यक्रम में नाम लेके भी बोल दिया 15 करोड़ 16 करोड़ रुपए सालाना देने के लिए रख लिया। तो उनको लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि वो ऐसा समझ रहे थे कि इस समय उनकी बैलेंस शीट इस बीच मैंने देखी और ये गूगल ने ढूँढ के दी चूँकि वो उनकी कंपनी प्राइवेटली हेल्ड है। जी। वो पब्लिक कंपनी नहीं बनी है, शेयर मार्केट में नहीं है। तो वो इस बात से बरी हैं कि हर तिमाही पे अपनी रिपोर्ट सेबी में दाखिल करें। तो वरना तो दूसरी कंपनियों की हमें तिमाही रिपोर्ट मिल जाती है, तो पता लग हुँ, जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। उनको ये सुविधा है कि प्राइवेटली हेल्ड कंपनी होने के नाते वो साल में एक बार जो रिटर्न फाइल करते हैं, उससे आंकड़ा निकल के आता है। तो उससे जो आंकड़ा निकला है गूगल करने पे पता लगता है कि वो जो पिछला उनका फाइल था, उसके बाद जो लेटेस्ट फाइल है, उन दोनों में 55% की रेवेन्यू गिरावट। अब वो चूँकि मालिक भी हैं उस कंपनी के और उसमें स्टेक होल्डर भी हैं, तो इतनी और उनके यहाँ जो मेहमानों वगैरह को बुलाते हैं, तो एक बच्चा उसमें से ऐसा था जो हम लोगों के आप मैं नाम नहीं लूँगा, हम लोगों के आपसी बहुत निजी मित्र के परिवार से है। नौकरियाँ देखिए वैसे ही कम है, कोई हुँ, कहाँ तो हुँ। मेहमान बुलाने की ज़िम्मेदारी उसकी थी, तो उसकी जी, ओर से उन्होंने कई बार सिफ़ारिश की कि भाई अपना ही घर का लड़का है, एक आध बार चले जाइएगा अगर आपसे हो, अपनी बात आप कहते हैं, आपको कोई वो प्रश्न नहीं करेगा कि ये कहना है, वो कहना है, लेकिन ज़रा चली जाएगी, उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो एक आध बार मैं गया लेकिन वहाँ तो बड़ा अपमानजनक वातावरण था, तो मैं फिर बहुत महीनों नहीं गया, लेकिन फिर बहुत उन्होंने प्रेस किया, तो 1 बार, 2 बार इस तरह से मैं उनके यहाँ गया, उसी बालक की एक तरह से मदद में। जी। उसके बाद में तो विथड्रॉ हो गया, लेकिन वो बच्चे का फ़ोन इधर आने लगा था कुछ महीनों पहले, तो मैं उसका चूँकि मैं फ़ोन लेना नहीं चाहता था, मुझे लग रहा था वो रिपब्लिक से बोल रहा होगा, मुझे जाना नहीं है वहाँ। तो फिर उसने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि अंकल मैं वहाँ नहीं हूँ अब, मैंने वो तो छोड़ दिया, ज़माना हो गया, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था कुछ चीज़ें वहाँ के बारे में। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा अंकल वहाँ तनख्वाहें टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, मेहमानों के पैसे नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान से जो मेहमान लाते थे उसमें बहुत कमी आ गई है चूँकि उनको डॉलर में पे करना पड़ता है और जो उसमें कोई पैसों फ्री का में आता भुक्तभोगी तो मैं भी हूँ, पैसों का भुक्तभोगी मैं भी हूँ। अच्छा। तो खैर तो मतलब ये सब उन्होंने बताया उस बच्चे ने। तो चलिए तो आपने तस्दीक ही कर दिया तो कुल मिला-जुला के ये जो आर्थिक तनाव है, इसका प्रतिफल वो नज़र आ रहा है। इसलिए कि बाकी चैनल जो है उनका हिंदी वाला और जो न्यूज़ पढ़ने वाले लोग हैं और अन्य हैं, वो सब अभी वही हैं जहाँ थे। हुँ, सिर्फ़ उन्होंने अपना रवैया बदला है तो मेरा ख़्याल है वो एक वार्निंग दे रहे हैं कि हमसे सेटल करो। ये स्टेज है उनकी। तो अब वो जाने दोनों लोग। हम लोगों के लिए तो ये है कि उनकी हमने बैलेंस शीट देखी, उसमें वो भारी आर्थिक कठिनाइयों में हैं और इसलिए उनके इस हृदय परिवर्तन में कोई हमें ये नहीं लग वो हम उन्हें हृदयहीन मान चुके हैं और हम उसमें राय में अब बदलाव नहीं करने वाले हैं। तो ये हुआ। अब आई बात हमारे आपके मतलब प्लेटफ़ॉर्म्स की जो डिजिटल जी, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये जो कर रहे हैं, ये तो अक्षम्य अपराध है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ज़रूर इसमें इससे भी पैसा मिलता है। इसमें व्यूज़ हुँ, वग़ैरह अगर आपके होते हैं, तो इसमें आगे बढ़ने और नंबर 1 बढ़ने के लिए झूठी खबरें चलाने का और झूठी संभावनाएँ पैदा करने का जो अपराध ये लोग कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बहुत कठिनाई में हैं। जैसे इस देश के अल्पसंख्यक बहुत कठिनाई में हैं। अभी देखिए क्रिसमस पर ईसाइयों के विरुद्ध कितना अत्याचार जी, कितनी जगह हुआ है और सारी दुनिया में इसकी हमारी थू-थू हो रही है। बहुत छोटी-सी आबादी है। और उसके बाद जो हम मुसलमानों के साथ जो थोड़ी बड़ी आबादी है 14.5% करीब पिछले लास्ट सेंसस में, अभी तो सेंसस अब जी, होगा तब एग्ज़ैक्ट आएगा। उसके विरुद्ध जितनी घटनाएँ और जिस तरह की घटनाएँ और जितना सब कुछ होता है, तो वो समाज जो है बहुत उद्वेलित है, बहुत बेचैन है और वो इस तरह के कार्यक्रमों की ओर भागता है। हमको, आपको, सबको वो सुनना इसलिए पसंद करता जी, है कि उसको लगता है कि यहाँ शायद हमारे लिए कोई आशा की किरण इनके कार्यक्रमों में मिले। अगर हम उसकी इस भावना का एक आखेट करें और उसके साथ झूठ बोलकर धोखा करें, उसे कुछ झूठी संभावनाएँ दिखाएँ,
क्योंकि वो इस सत्ता से बचना चाहता है, तो वो चाहता है हार जाए, बदल जाए। और हम रोज अगर अपने चैनलों पर इस तरह की हार दिखाएं उनकी, जो लगातार जीत रहे हैं और लगातार और तगड़े होते जा रहे हैं, तो ये काम जो हमारे यहाँ किया जा रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, एप्स्टीन फाइल पर जो 19 तारीख के लिए मीनार, कुतुब मीनार खड़ा किया गया था, वो पता चला कि वो पहले एक मंजिल का भी मामला नहीं था और उसे कुतुब मीनार बताया जा रहा था, और उससे भारत का जो बहुत संबंध बहुत ही सतही और मतलब एक दूसरी तरह। अब वो आदमी अपने जीवन में तो करोड़ों लोगों से मिला होगा, करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों से मिला होगा, तो क्या सब लाखों के लाखों को वहां नहीं ले गया जिसकी वजह से वो सनसनी बना? और हर मीटिंग को हम उसी तरह से देखने लगे, या हर किसी ईमेल को उसने हजारों ईमेल भेजे होंगे, और उन ईमेल में कोई न कोई व्यक्ति होगा ही होगा। क्योंकि भारत के संबंध में 2-3 ईमेल आपके हैं, तो सिर्फ उतने से किसी को गुनहगार ठहरा देना, और फिर उसमें स्पेकुलेशन करते-करते बिना किसी तथ्य के, न सीएनएन दे रहा है, न न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है, न एपी दे रहा है, न रॉयटर दे रहा है, न जापानी न्यूज़ एजेंसी दे रही, न चाइनीज़ दे रही है। दुनिया में कोई अल जजीरा तक में नहीं आ रहा है। भारतीय किसी एजेंसी की तो हिम्मत ही नहीं है। तो आप ये आप के आपकी औकात क्या है? आप यहाँ मोहल्ले से बाहर निकलते नहीं हो। एक स्ट्रीम यार्ड का कैमरा लगा के आपने मनमाना अमेरिका को सब सारी खबरें आपको पता लग रही हैं, जिसको दुनिया में ये जितने मैंने नाम लिए इनका किसी को नहीं पता है। अब न बीबीसी में है, न लमाद में है, न ऑस्ट्रेलियन अखबारों में है। कहीं नहीं है। वही तो सिर्फ, और ये खबर होती, जैसे जो भी वहां की खबर, भारत भी एक बड़ा देश है, चलिए आर्थिक रूप से उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक बड़ा देश आबादी के रूप में ही है। कोई बात ऐसी होती तो वैसे ही तो उसकी चर्चा सब जगह होने लगती। वो छुप कैसे सकती थी? छुपा कौन सकता है? इनकी क्या सामर्थ्य जो पश्चिम में छुपा लेंगे। तो लेकिन आप यहाँ बैठ के लखनऊ में, पटना में या दिल्ली में एक स्टूडियो में गिराए दे रहे हैं, और चाहे जो मनमाना उसको पिछली कहानी, अगली कहानी से कल्पनातीत चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ समाज है, जो सूचनाओं के मामले में अभी छिद्रान्वेषण करने में असमर्थ है, या उसकी वैसी ट्रेनिंग नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं। जो हमारे यहाँ जो ट्रेंड लोग हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जब उनको नहीं कुछ बूझ रहा है, तो वो तो बेचारे सामान्य जन हैं, जो हमारे भरोसे बैठे हुए हैं कि हम जो बता रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा। तो हम नायडू साहब के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में, एप्स्टीन फाइल्स में, या बीजेपी के कथित अंतर्विरोधों के मामलों में, या आज प्रियंका और राहुल के निजी रिश्तों के बीच में, इन सब में जो कल्पनाएं गढ़ते हैं, हम कोई उसके प्राइवी नहीं है। वही आप भी और आप, हम बराबर की उम्र के आसपास के होंगे, 40-40 साल तो हम लोगों ने इस धंधे को समझ ही देख लिया है। हम आप कितने लोग हैं जो ये जान सकें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी में क्या बात होती है और क्या नहीं होती, या प्रियंका गांधी है उनमें क्या बात, ये प्राइवी हम में से कौन कब रहा है? नेवर। लेकिन हम अगर स्पेकुलेट करें तो कुछ आधार होना चाहिए। कभी वो कोई किसी के यहाँ बैठ गया, मान लीजिए, अलग अलग व्यवहार है, प्रियंका का व्यक्तित्व अलग है और राहुल का व्यक्तित्व अलग है, व्यक्तित्व अलग है। अब वो किसी से मिलने में तीनों अलग-अलग तरह से मिलते हुए हमें मिलेंगे। उसमें हम कैलकुलेशन करने लगे कि अगर कोई मुस्कुरा के मिल रहा है, तो वो इस घराने से अलग, ऐसी खबरें लेके लोग आते हैं और ऐसे कार्यक्रम लेके आते हैं कि इस पर आपसे कार्यक्रम करना है। मैंने कहा हमें भैया, मैं प्राइवी हूँ ही नहीं। अब न मैं अमित शाह और इनका प्राइवी हूँ, मैं क्या, ये जो सज्जन अब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस देश के करोड़ों पत्रकार, लाखों पत्रकारों में से एक भी नहीं जानता था। कभी किसी ने स्वप्न में भी उनका नाम नहीं लिया था। तो जब जो लोग हमारे जो बीजेपी में चैनलों में रोज बैठने वाले मित्र हैं, जो कार्यक्रम के बाद मिलते हैं, हंसते बोलते हैं, उनको किसी को कुछ नहीं पता था। तो हम लोग तो आलोचक कहे जाते हैं, हमको कौन बता देगा कि मोदी जी किसको अध्यक्ष बनाने वाले हैं। अगर हम इसमें चरखा काटने लगे तो झूठ के अलावा हम क्या कर रहे होंगे। लेकिन अब क्या बताया जाए, ये चरखा काटने की बीमारी जो है व्यूज के लिए, और इसमें भी अर्थव्यवस्था शामिल है। देखिए हमारे यहाँ करीब 60-70 लाख लोग रील बना रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा लोग अब ये यूट्यूब चैनल और इन सब चीजों को कर रहे हैं। उसमें 9 लाख के करीब मोनेटाइज कर लिया है लोगों ने, जिनको कुछ धन इससे मिल जाता है। तो उसमें सब में अब होड़ लगी हुई है। ज्यादा तो फूहड़पन है रील्स में, आप और हम देखते ही रहते हैं।
ज्यादातर तो एक ही धारा चलती है, जो जिस धारा में हम आप बात भी नहीं कर सकते, और बाकी उसमें झूठ चलता है। अब आर्टिफिशियल भी आ गया, एआई का भी रोल, तो उसके भी बहुत सब आने लगे। और हमारे विषय में जो मीडिया वाला है, उसमें इस तरह की सनसनीखेज थंबनेल और सनसनीखेज गप ने इन खबरों की जगह या विश्लेषण की जगह ये भर गया है, और इसने इस माध्यम को भी वहीं पहुंचा दिया है जहां रीलबाजी ने पहुंचा दिया है। हम लोग भी उससे कुछ फर्क नहीं रह गया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। अब देखिए कैसे इसको क्या ठीक हो नहीं, सकता है। लेकिन इससे एक 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 बात और समझना चाहते हैं, इससे जो है ये जो ये ट्रेंड शुरू पहले नहीं था ये, जी, इसलिए मुझे लगता है 5-6 महीने में इस तरह की चीजें दिखाई देनी शुरू हुई। 2 साल और से 2 साल से हुआ, 2 साल से 2 हुआ। साल से, हाँ, लेकिन अब हाँ, 5-6 महीने से आप इतना बड़े देखिए। लेवल पे नहीं था, इतने हाँ। बड़े लेवल पे नहीं था, लेकिन अब तो वो ट्रंप की सरकार गिराने तक पहुँच गए हैं। हाँ, लेकिन उसमें कुछ जो जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट या क्रेडिबल फेसेस थे सोशल मीडिया के, वो लोग भी ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ऐसा था, ठीक है, किसी ने अपना चैनल शुरू किया या बड़ा हो गया, वो अलग बात है कि उनके सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए, हालाँकि उनकी अपनी छवि जो थी वो थी। बट जो क्रेडिबल छवि वाले लोग थे, वो भी ऐसा करने लगे। इसका देखिए, आपको नहीं लगता है कि एक जर्नलिज्म को नुकसान, उसमें 2 समाज हिस्से को हैं। नुकसान होता है? जी। इसमें 2 हिस्से हैं राजन जी। एक हिस्सा है जो आज के जो समय में राजनीति ने जो कड़वाहट हमारे समाज में पैदा की है, जी। और मतलब लोगों के रिश्ते खराब हो गए हैं। आप इसको हुँ। बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे। जी। क्योंकि हम आप जिस पेशे में हैं और जिस तरह सोचते विचारते हैं, तो हमारे भी जो नाते रिश्तेदार चारों तरफ हैं, दोस्त हुँ। यार हैं, इनमें से बहुत से लोगों से बातचीत करते-करते कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आप या तो विथड्रॉ कर लेते हैं, हमारे आपके पास और कोई चारा नहीं कि भाई जी। हाथ जोड़ लें कि आप सही हैं, माफ कर दीजिए, हुँ। या झगड़ा कर लें, और जी। झगड़ा हो जा रहा है। एक तो हुँ। ये स्थिति है। तो यानी हमारे अंदर जो सहनशीलता थी उसका अभाव बढ़ा है, ऐसा राजनीति ने प्रभाव डाला है। पत्रकारिता में भी जैसा जो कहते हैं कि भाई निष्पक्ष नहीं हो सकते, यानी हुँ। सापेक्ष होते हैं, तो वो हुँ। सापेक्षता उस कड़वाहट के स्तर पर पहुंच गई है कि जब आप संवाद करते हैं या आप फैसला करते हैं कि थंबनेल क्या लगाएं, या आप ये एडिटोरियल फैसला करते हैं कि किस चीज पर खबर करें, उस समय आप उस भाव से भरे रहते हैं। तो इसमें एक तो विचारधारात्मक त्रुटि भी पैदा हो रही है, जी। और उसमें कई बार तो आप बिना जाने बूझे भावनात्मक रूप से गलत फैसले पे जा रहे हैं। जो आपकी जो ट्रेनिंग है मीडिया की, उस ट्रेनिंग में जो आपको बताया गया है कि तथ्यपरक रहना है आपको, संतुलित रहना है और इमोशनल नहीं होना है, इन सब हुँ। चीज़ों को आप नहीं पालन कर पा रहे हैं। एक तो गलती उससे हो रही है, दूसरी आर्थिक कारणों से हो रही है कि होड़ लगी हुई है कि अरे! उसके व्यूज़ इतने हो गए, उसका तो 8 लाख रेवेन्यू आ गया होगा, तो मुझे 8 लाख लाने के लिए क्या करना है? तो मैं सनसनी पे आ गया। तो ऐसे बहुत हो रहे हैं, जैसे एक बीजेपी से लगभग निकाले जा चुके काफ़ी वर्षों से प्रताड़ित एक सज्जन को एक चैनल और 2-3 ग्रुप उन्हीं को अध्यक्ष बना रहे थे। और ये हो गया, और आरएसएस ने वो कर दिया, और ये हम सब लोग कोई ना आरएसएस के प्राइवी जी। हैं ना सरकार के। हाँ। लेकिन हम पूरी लगे रहे कि ये होने वाला है और ये हो गया है, और अब कि घुटने टेक दिए हैं और सर पटक दिया है, अब सब गायब है। अच्छा, दूसरे हम ये भी नहीं करते, एक पहले ये था, और हम लोगों में आदत रही कि गलती हो जाती थी तो ऑन स्क्रीन जी। क्षमा माँग लेते थे, हुँ। कि भाई इस मसले पे हमारा आकलन यहाँ गलत, चुनाव में ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोगों जी। से गलती हुई तो हमने तुरंत जो नतीजे आने के बाद कोशिश की है कि तुरंत अपनी बात कह दें कि भाई हुई, जो गलती हुई उसकी हमारी वजह ये है, इसलिए नहीं हुँ। हुई कि हमने एक्स पार्टी से पैसा लेके वाई को जिता दिया था, या जो भी हुआ अपनी त्रुटि स्वीकार कर लेते थे। जब हम लोगों के ज़माने में चाक्षुष माध्यम नहीं था, हम लोग तो ज़्यादातर लिखा प्रिंट उसमें रहे, तो हमेशा ये जी। रहा कि भाई उसको लिख के हम लोग अपने को अपनी गलती को स्वीकार करते थे। और इसमें कोई हुँ। हम लोगों को अपराध बोध नहीं था, चूँकि हम मनुष्य हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी हर चीज़ कंप्यूटर की तरह सही होगी। हमसे गलती होगी ही होगी, मनुष्य होने के नाते। तो हम हुँ। गलती करते रहेंगे और गलती स्वीकार करते रहेंगे और सुधार की कोशिश करते रहेंगे। यही कर सकते हैं मनुष्य होने के नाते। लेकिन अब वो ये परंपराएँ जो हैं नष्ट हो गई हैं।
अब कोई गलती तो मानने का प्रश्न ही नहीं है, कोई अपने को गलत समझता ही नहीं है, या तो सीधे शहीद बनता है, अगर मान लीजिए कुछ किसी किस्म की कोई उसके साथ दुर्घटना हो गई, तो फिर शहीदी वाला बाना पहन लेता है। लेकिन उसके हुँ। पहले वो सुधार करने का, स्वीकार करने का, ये सब चीज़ें हमारे परंपरा से गायब हो रही हैं। ये भी एक कठिनाई है राजेंद्र जी। हुँ। नहीं तो ये गायब दरअसल प्रॉब्लम वही है ना, ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, ये चीज़ें तब जब आप संपादकीय विवेक से चीज़ें करती हैं या स्वविवेक से फैसले लेते हैं। अगर जी, आप फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं या किसी और आधार पे लिए जा रहे हैं, तो जी, ये खुलापन कैसे आ सकता है जिसकी बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी, जी। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं शीतल अरे जी। वाह! बहुत और धन्यवाद, आपने इतना भाषण देने का मौका दिया और फिर आपसे मुलाकात जी, होती रहेगी। जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और आगे से हम समाज, मीडिया, राजनीति, तमाम तरह के इस तरह के जो मसले होते हैं जिन पर थोड़ा ऑफबीट बात और जिसमें लोगों के बीच में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, किस तरह से चीज़ों को पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, आगे से, पीछे से, आएँ-दाएँ, ऊपर-नीचे सब मिला के। तो शीतल पी सिंह से हम इसी इसी तरह की बात किया करेंगे। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।